हेलो, वेलकम टू द क्लास लर्न विद अमृता मैम। क्लास 9 चैप्टर 2 से हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, फॉल ऑफ मोनार्की, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जिसमें सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने रशिया पे टेक ओवर कर लिया था, उसको हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन बोलते थे। फिर हमने देखा था कि क्या हुआ था ऐसा कि रशिया में रिवॉल्यूशन आया था। उसके लिए हमें रशियन एम्पायर को पढ़ना है जो कि रिवॉल्यूशन के पहले वाला था। तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रशियन एम्पायर, जो कि हम लोग कब का पढ़ेंगे, 1914 का पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन के पहले वाला रशियन एम्पायर। इन 1914 सार निकोलस II रूल रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 मतलब रिवॉल्यूशन के पहले जो रशिया का एम्पायर था। रशिया का एम्पायर मतलब रशिया के लिए एक कंट्री वहाँ नहीं थी, और भी बहुत सारी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थी। एक पूरा डायनेस्टी चलता था, ठीक है, एक पूरा साम्राज्य चलता था। उस पर रूल करने वाला जो किंग था उसका नाम था सार निकोलस II। तो जो रशियन एम्पायर था उस टाइम 1914 में, वो किसके रूल में था? मोनार्की रूल में था। और जो उस पर रूल कर रहा था मोनार्क, उसका नाम था सार निकोलस II। Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus। क्योंकि मैंने बताया कि ये अकेला एक रशिया नहीं था, उसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी वो हम लोग देखेंगे कि आज का प्रेजेंट डे का फिनलैंड, लैटविया, लुथानिया, ये सारी जगह जितनी भी हैं आज की, ये प्रेजेंट डे के हिसाब से, ये सारे उस समय किस में थे? रशियन एम्पायर में इंक्लूड थे, ठीक है। तभी इसको क्या बोलते हैं? एज अ डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं। It is stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan। तो इसकी जो एक्सटेंशन थी, इसका जो पूरा एरिया एक्सटेंड था वो पैसिफिक तक था। उसके अलावा इसमें आज के सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी इन्वॉल्व थे, जो कि हैं तो इनके अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी रशियन एम्पायर में। तो जब एक्सटेंशन पूछेंगे तो पैसिफिक तक था, उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी थे उसमें आज के, उसके अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारी चीज़ें भी क्या थी उसमें इंक्लूड थी। और उस समय जो उस मोनार्क उस पर रूल कर रहा था उसका नाम था सार निकोलस II। अब है द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhist। जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है, मल्टी लेवल रिलीजन्स यहाँ पे हैं, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, उनको क्या किया है? अकोमोडेट किया गया है। हर रिलीजन का अपना एक क्या है? आइडेंटिटी है, और सबको राइट है कि वो अपने रिलीजन को क्या कर सकते हैं? प्रीच कर सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी की बात होती है, माइनॉरिटी में हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, इस्लाम्स हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट है। ऐसे ही रशिया में उस टाइम पे जो मेजॉरिटी रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अब रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी क्या है? ये है यूरोप के जो ईस्टर्न पार्ट के जो लोग थे वो वहाँ के चर्च को फॉलो करते थे। तो इसको हम लोग कहते हैं कि इनका क्या था, अपना एक अलग से सिस्टम चल रहा था। उस सिस्टम के हिसाब से इनको हम लोग बोलते थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। फिर क्रिश्चियनिटी में भी दो सेक्ट्स हैं, उसको जब हम देखते हैं तो उसमें प्रोटेस्टेंट होते हैं, कैथलिक्स होते हैं, जो एक मदर मेरी को मानते हैं, एक जीसस को मानते हैं। मुस्लिम्स में भी है सिया सुन्नी वाला, वैसे ही क्रिश्चियंस में भी है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट रिलीजन था उस टाइम पे वो था क्रिश्चियनिटी। और इनके अलावा बहुत सारे रिलीजन और भी थे। कौन कौन से थे? कैथलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स थे और बुद्धिस्ट थे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे रिलीजन क्या थे? अकोमोडेट थे। ये हमने देख लिया रशियन एम्पायर जो कि 1914 के टाइम में था। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, क्या ऐसी चीज़ थी जिससे लोग खुश नहीं थे, और किंग का रूल चल रहा था तो किंग की क्या वीकनेसेस थी जो लोगों को क्या कर रही थी? परेशान कर रही थी, कैसी कंडीशन थी जिसके वजह से वहाँ पे क्या हुआ था? रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत हुई थी। तब हम छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे कि रशियन वहाँ पे इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, ये हम लोग सब अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।